पाकिस्तान के लोग खुद अपनी आर्मी पर अटैक कर रहे हैं और वो लोग हैं बलूच। पाकिस्तान के अंदर 4 प्रोविंस हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तून और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान की एक साउथ वेस्ट प्रोविंस है। अगर हम इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो ये एक बहुत ही रिच मिनरल रिसोर्स वाली लोकेशन है। यहाँ पर हमको कॉपर और नेचुरल रिसोर्सेज के रिजर्व्स भी मिलते हैं। इवन ऐसा देखा गया है कि ये पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मिनरल रिच लोकेशन है, जिसका बेनिफिट पाकिस्तान लगातार उठाते आ रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में डेवलपमेंट की बात आती है तो बलूचिस्तान हमेशा पीछे छूट जाता है। इवन जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया तो ये भी बलूचिस्तान से निकलता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट तो चाइना कर रही है, लेकिन जब बेनिफिट की बात आती है तो पाकिस्तान और दूसरे देश ले जाते हैं, जिस वजह से बलूच लोकल्स हमेशा नाराज रहते हैं। वहीं अगर हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो भी बलूच लोगों को काफी पीछे रखा गया। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्लेम किया जाता है कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस हो रहा था और पाकिस्तान बन रहा था, उस समय पर बलूच तो एक ऑटोनॉमस रीजन था, वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि बलूच के साथ धोखा करके पाकिस्तान के साथ जोड़ा गया मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इस पूरी कहानी को जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि आखिर ये बलूच है कौन और ये बलूचिस्तान रीजन आया कैसे। देखिए, अगर हम 12th और 13th सेंचुरी की बात करें तो उस समय पर जहां आज बलूचिस्तान है वहां पर कुछ ट्राइब्स रूल कर रही थी। ये अलग अलग ट्राइब्स थी जिनके सरदार इन्हें हेड करते थे और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। लेकिन हुआ क्या कि जब 14-15 सेंचुरी आने लग गई तो इनके वेस्ट में, जो कि आज ईरान है, वहां पर सफाविद डायनेस्टी बहुत पावरफुल होने लगती है। वहीं ईस्ट, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, यहाँ पर मुगल्स अपने पावर में बढ़ने लगे। इस वजह से इन्होंने एक कॉन्फेडरेशन बनाया। कॉन्फेडरेशन यानी कि ग्रुप या फिर यूनियन। कॉन्फेडरेशन बनाने वाले व्यक्ति थे मीर जलाल, जिसको कई बार बलूचिस्तान का फाउंडिंग फादर भी कहा जाता है। देखिए, जब ये पावर और इंक्रीज होने लगा तो इन्हें समझ में आया कि हमें सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। किसी भी सरदार से उनके राइट्स नहीं छीने गए थे, बस सिर्फ ये था कि अब एक सेंट्रल एडमिनिस्टर्ड ये रीजन बन चुका था। 1666 के आसपास हमने ये देखा कि यहाँ की एक ट्राइब थी कलात। वो कलायत इस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को संभालती है और इसके लीडर थे मीर अहमद खान। मीर अहमद खान बन जाते हैं इस कॉन्फेडरेशन के हेड। अब होता क्या है कि भारत में औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल डायनेस्टी का डिक्लाइन होने लगा और पावर में आने लग गई ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, शुरुआती दौर से ईस्ट इंडिया कंपनी को बलूच रीजन में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। एक तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता था, उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस जगह पर इंटरेस्ट तब बढ़ा जब ये स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हो गई। देखिए, थोड़ा सा अगर हम जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर्स को समझें तो इस समय पर जैसे ब्रिटेन राइज कर रहा था वैसे रशिया भी राइज कर रहा था। अगर आप बलूच रीजन के नॉर्थ में जाएं तो अफगानिस्तान, उससे ऊपर जाएं तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान आ जाते हैं। रशिया जब एक्सपांशन कर रहा था तो उसने अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान वाले रीजन पर कंट्रोल करना शुरू किया, जिससे घबराहट होती है ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसको लगा कि एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ रहा है। इस चैलेंज से बचने के लिए क्यों ना हम एक किसी रीजन को बफर जोन बना लेते हैं। उन्होंने इसमें टारगेट बनाया अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान में इस समय पर रूल कर रहे थे दोस्त मोहम्मद खान। ये सोचते हैं कि यार दोस्त मोहम्मद खान को हटा देंगे और यहाँ पर हम एक ऐसा रूलर ले आएंगे जो कि हमारे लिए पपेट की तरह काम करेगा। अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए इनका जो रास्ता था वो पंजाब से होकर गुजरता था। पंजाब में रूल कर रहे थे महाराजा रंजीत सिंह, जो इन्हें साफ इनकार कर देते कि भाई मेरी टेरिटरी से कोई भी आर्मी ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। तब इनकी जो नजरें हैं वो बलूच रीजन पर पड़ती हैं। बलूच में अगेन जो कलात वाला रीजन है वो सेंट्रली एडमिनिस्टर कर रहा है, राइट। अभी तक हम इसे बलूच नहीं बोल रहे हैं, ये कलात ही है। अब जब ब्रिटिशर्स की नजरें बलूचिस्तान रीजन पर पड़ी तो उन्होंने फायदा उठाया ट्राइबल सरदार्स का। सभी को बेवकूफ बनाना शुरू किया, आपस में लड़वाना शुरू किया। जो कलात वाला रीजन है उसको ब्रिटिश बलूच नाम दे दिया और उसको लीज पर ले लिया ताकि वो ऊपर से रशिया का जो एक्सपांशन है उसको कंट्रोल कर सके, और सक्सेसफुली इस रीजन को एक बफर जोन बना लिया। ब्रिटिश का इंटरेस्ट इस रीजन से बस इतना ही था। जब ब्रिटिशर्स भारत छोड़कर जा रहे थे तब हमें
पता है कि दो देश बने, पाकिस्तान बना और भारत बना। बलूचिस्तान रीजन नो डाउट क्योंकि लीज पे था, वो एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी बन सकता था, लेकिन इसमें ब्रिटिशर्स का ये दिमाग चला क्योंकि ये ट्राइबल सरदार संभाल रहे हैं, ये पॉलिटिकली बहुत ज्यादा स्टेबल स्टेट नहीं बनेगा, तो वो भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं चाहते थे कि ये पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, पर दिखा नहीं सकते थे। इवन हम पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि ये मिनरल रिच रीजन था, मोहम्मद अली जिन्ना का इंटरेस्ट भी बना हुआ था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक माइंड प्ले किया। जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ तब उन्होंने ब्रिटिशर्स से कहा कि देखिए मेरा तो कोई इंटरेस्ट बलूचिस्तान में है नहीं, हम बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी बनने देते हैं। देखिए 15 अगस्त को जिस तरीके से भारत आजाद हुआ, उसी तरीके से बलूचिस्तान अपनी एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी डिक्लेयर हो जाती है। अगर हम 1947 की सिचुएशन देखें तो ये 4 प्रिंसली स्टेट थे, कलात, खरन, मकराना और लासपेला। मोहम्मद अली जिन्ना के इस इंटरेस्ट को देखते हुए इस समय के खान ऑफ कलात मीर यार अहमद खान को लगा कि मुझे इसको एक लीगल एडवाइजर का दर्जा देना चाहिए, और दोनों के बीच में एक पीसफुल नेगोशिएशन हो गया। कलात रीजन एक इंडिपेंडेंट रीजन बन जाता है, लेकिन कहानी थोड़े समय के बाद बिगड़ना शुरू होगी। जैसे ही अक्टूबर 1947 आया, मोहम्मद अली जिन्ना कलात ऑफ खान के पास जाते हैं कि आप मर्जर कर लीजिए पाकिस्तान के साथ। जैसे ही कलात ऑफ खान ने उसको रिजेक्ट किया, पाकिस्तान की फोर्सेस बलूचिस्तान रीजन में एंटर करने लग गई। 26 मार्च 1948 की बात है जब खान ऑफ कलात एग्री कर जाते हैं टू गेट मर्ज विद पाकिस्तान। उसका सबसे बड़ा कारण था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वीकनेस इन कंपैरिजन टू पाकिस्तानी आर्मी एट दैट टाइम। देखिए आगे ये होता है कि जैसे ही खान ऑफ कलात मर्जर के लिए मान जाते हैं, गुस्सा आता है उनके छोटे भाई को। इनके छोटे भाई थे प्रिंस अब्दुल करीम। इन्होंने पहली इंसर्जेंसी करी थी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ 1948 में, और ये सिलसिला 1948 से शुरू हुआ था जो आज तक चल रहा है, और ये इंसर्जेंसी या अटैक्स कभी भी खत्म नहीं हो पाए हैं। एक और कॉन्फ्लिक्ट जब उठता है जब 1954 में पाकिस्तान ने अपनी एक 1 यूनिट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी। 1 यूनिट पॉलिसी में ये कहते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रोविंस बन जाएगा, लेकिन उसकी ऑटोनॉमी हम रिड्यूस कर देंगे, यानी कि उसके पावर्स को हम रिड्यूस कर देंगे। और यहाँ से 54 के बाद वापस अटैक स्टार्ट होते हैं। ये जो अटैक्स हैं जिसको लीड किया था बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी ने और नवाब नौराज खान ने। ये रिसेंटमेंट चलती रही। कुछ समय के बाद नौराज खान को सरेंडर करवा दिया गया, उनको भी मार दिया गया और उनके बेटों को भी मार दिया गया, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट अभी खत्म नहीं हुआ। 1965 की बात है, वापस से एक रिसेंटमेंट, एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है जो कि 69 तक चला। लेकिन इस समय तक पाकिस्तान ये जान चुका था कि भाई हम बलूचिस्तान को वहां के लोगों की मर्जी के बिना रूल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने 1 यूनिट पॉलिसी को स्क्रैप तो कर दिया, लेकिन आप जानते हैं कि हकीकत क्या है, डेवलपमेंट कुछ नहीं हुई। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बलूच लोगों को कुछ भी नहीं मिला। यही कारण है कि कुछ समय पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी कि एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया था बलूचिस्तान की आर्मी ने। उसके बाद हमने जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ तब देखा कि बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है वो कंटिन्यूअसली अटैक कर रही थी पाकिस्तान की आर्मी पर और अपना सपोर्ट क्लेम कर रही थी भारत के ऊपर। तो क्या हम इस सिनेरियो को बांग्लादेश के सिनेरियो से नहीं जोड़ पा रहे हैं? देखिए 1971 में जब युद्ध हुआ तो बांग्लादेश की भी एक ही प्रॉब्लम थी, वो थी माल एडमिनिस्ट्रेशन। यही माल एडमिनिस्ट्रेशन आज बलूचिस्तान में चल रहा है। तो आपको लगता है कि जैसे बांग्लादेश अलग हुआ वैसे बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग हो जाएगा? और इंडिया का इसमें क्या स्टैंड होना चाहिए? कमेंट सेशन में बताइए और ऐसे इनसाइट्स के लिए फॉलो करें तन्वी इनसाइट्स।